हो आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आँखों की शर्मो हया माफ हो। दिल दीवाना बिन वाह। सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। बहुत ही खूबसूरत अमजद मियाँ। आप कुछ तारुफ भी तो दीजिए ना, इतना आपने खूबसूरत गाना, और मैं तो बिल्कुल खो गया था वो 80 की दिहाई में। तो ज़रा बताइए कि आज हमारी गुफ्तगू किस ज़ाविये पे है, किस मौजू पे है, और क्या निस्बत है इस गाने से इसकी। आज चूंकि हमने अपना टॉपिक 80s और 90s की बॉलीवुड और बल्कि हमारी अपनी लाइफ्स के बारे में रखा है कि कुछ रिफ्लेक्शन की जाए, कुछ मज़ेदार बातें निकाली जाए। एसपी बाला सुब्रमण्यम, इसलिए मैंने उनसे आगाज़ किया क्योंकि आज वो इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा चुके हैं और उनके बहुत सारे शायकीन फैंस उनको ट्रिब्यूट्स पेश कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। काफ़ी इमोशनल मैसेजेस देखने में आए। हमारी ज़िंदगी में भी कई गाने उनसे मुंसलिक थे। तो चूंकि उनके बारे में पढ़ने को इस वक्त मिला तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दो चार बातें मालूम ये हुई कि एक तो उन्होंने 40,000 से ऊपर गाने रिकॉर्ड किए हैं मुख्तलिफ ज़बानों में, और प्राइमरीली हिंदी उनकी ज़बान नहीं थी। फिर भी आप उनके हिंदी गाने सुने तो आप कह नहीं सकते कि ये हिंदी गाने, कि ये हिंदी नहीं बोलते थे। और इनको एक ख़ास एजाज़ हासिल है कि उन्होंने एक दिन में 25 गाने रिकॉर्ड करने का इनका एक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं कि मशहूर है। और जब इनका करियर का आगाज़ हुआ था, जब ये इंडियन हिंदी गानों की तरफ आए थे, तो इनकी पहली मीटिंग लता मंगेशकर साहिबा के साथ हुई थी। और उस मीटिंग में ये बताते हैं कि एक आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा कि इनके हाथ से चाय गिर गई और उनके दामन पे जाकर लगी। और उन्होंने कहा कि आज मेरा हिंदी गानों का करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। अब इसमें कौन क्या जाने कि वो चाय गिरने से पता नहीं उनका करियर कितने उफ़क़ पे पहुंचना था और ना पहुंच पाया, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि वो अपनी दानिश में बहुत बड़े सिंगर थे। अच्छा, यहाँ पे दो बातें आपने बड़ी खूबसूरत की और मैं थोड़ा सा उनको ज़रा टच करना चाहूँगा। आपने कहा कि हिंदी उनकी अपनी, या उर्दू जो है उनकी अपनी एक नेटिव लैंग्वेज नहीं थी। अक्सर आपने सिंगर देखे होंगे जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए, हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी और पड़ोस मुल्क इंडिया में भी। जैसे आप किशोर कुमार की मिसाल ले लें, किशोर कुमार का बैकग्राउंड भी प्योर हिंदी नहीं था, वो भी बिल्कुल। गालिब मेरे ख्याल से बांग्लादेशी या आई डोंट नो उनका एग्जैक्ट बैकग्राउंड था क्या था, लेकिन इंडियन नहीं था। इसके अलावा आप ए आर रहमान की मिसाल ले लीजिए। ए आर रहमान भी साउथ इंडिया से हैं। हमारे अगर आप तरफ चले आएँ तो हमारे एक एक बहुत ही बड़ी रेंज है ग्लोकारों की और आर्टिस्ट की, जो बहुत ही पाए के सिंगर्स हैं हमारे मीडिया में, लेकिन उनकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ है। अब आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे आलमगीर का नाम देखिए। जी। आलमगीर बुनियादी तौर पे वो बंगाली हैं, जी। लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं, और उर्दू उनकी क्या साफ़ शिस्ता अदायगी है। इसी तरह मेरे ख्याल से शहीकी का बैकग्राउंड भी जो है वो पर्शिया, ईरान से है। अब जाहिर बात है वो तो एक इलाके में रहते रहते। अच्छा चलें, अब बात आपने कही कि हमारी आज 80 और 90 की दिहाई के मुताल्लिक़ जी। हो रही है। जी। ये दौर मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम दौर था, और मैं समझता हूँ शायद आपकी ज़िंदगी में भी होगा। और इसकी वजह यह है कि देखिए, मैं और मेरे जो चंद साथी हैं वो 70 की दिहाई में पैदा हुए। 80s, मिड 80s में हमको होश संभालने का मौका मिला, पता चला कि क्या हो रहा है अतराफ़ में। तो ज़ाहिर बात है जब एक उम्र पहुंचती है तो गाने अच्छे लगते हैं, फ़िल्में अच्छी लगती हैं। तो मुझे याद पड़ता है कि 80s का दौर इस हैसियत से बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौर था। अगर आपको याद हो, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात याद कराता हूँ 80s के मुतालिक। ये वो दौर था जब हमारे जो गर्मियों की स्कूल की छुट्टियाँ होती थी ना, तो हम अपने कज़न के घर में रहने जाया करते थे। अच्छा। ठीक है। अब जब रहने जाया करते थे तो हम देखते थे वो सब टीवी के गिर्द बैठे हुए, और वीसीआर तो था नहीं उस ज़माने में, तो वहाँ पे तार खींचा हुआ है, लीड खींची हुई कहीं से। और होता क्या था कि वीसीआर मोहल्ले में किसी एक ने ख़रीद लिए और वो लीड पे मूवीज़ चला रहे हैं। अब ये वो दौर, शायद कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल ही यूनिक, अचंभी लग रही होगी कि ये कैसी बात हो गई,
लेकिन ये बात थी, कोई एक आदमी या कोई एक शख्स या कोई एक फैमिली जो है वो वीसीआर ख़रीद लेती थी मोहल्ले में, और ख़रीद लेते थे मोहल्ले में, और उसके बाद वो लीड्स दिया करते थे मुख्तलिफ़ घरों को, और उस पर अमिताभ बच्चन की मूवीज़ और उसके ऊपर राजेश खन्ना की मूवीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़ चला करती थी, और हम देखा करते थे, और बड़ा ही ग्रेनी सा प्रिंट होता था उसका, बात भी आवाज़ समझ में आ रही नहीं आ रही, और वो पता है टिकट देकर चलाया करते थे। वो एक प्राइवेट सिनेमा का शुरू था। तो वो मेरे ख्याल से 80s का एक फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन था जो मुझे मिला इंडियन सिनेमा से, और वो उफ़क़ के आर्टिस्ट जो थे उस ज़माने में, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना और किशोर कुमार के गाने वगैरह इस समय। आपको क्या याद पड़ता है? आपको कुछ मेमोरी है इस दौर की? जी जी, 80s में मैं दुबई में, मेरी पैदाइश दुबई की है, तो मैं दुबई में रहता था। और हमारे यहाँ 80 दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो थर्सडे नाइट इंडियन फीचर फिल्म आती थी, जिसके लिए हम लोग सब बड़े बेताब बैठते थे, क्योंकि हमारा फ्राइडे ऑफ होता था। यहाँ तो सैटरडे संडे ऑफ होता है इस कंट्री में। और इसके अलावा वीसीआर हमारे पास जो होता था बड़ा सा, जिसमें बड़ा शानदार रोबोटिक तरीके से, जो कि बड़ा जायंट किस्म कैसेट की डाला चीज़ जाता था। कैसे डड़म से निकलती थी और अंदर जाती थी। अच्छा, आपने अभी बात की कि तार से जो है कनेक्टेड होते थे सब लोग, और एक वो प्रिंट के अंदर थोड़ी सी लाइनें आती थी, हम लोग उसको कहते थे कचरा आ गया। तो उसके हेड की क्लीनिंग जो है वो हम सब के सब सर्जन थे, मैं, मेरी बहन, हमारे कजिन सब। वो टिश्यू पेपर में थोड़ा सा परफ्यूम लगाया, वो अंदर डाला, बिल्कुल। उसको चलाया चलाया, और वो हेड साफ। अच्छा, अब ये तो बात होगी आपको हेड सफाई करने की, वीसीआर जिस जिसके पास है। अब कैसेट कहाँ से आ रही है? अब लड़ाई चल रही है वहाँ पे वीडियो सेंटर वाले के पास कि भाई ये मास्टर है कि रोल है, मास्टर है कि रोल है। फिर बाद में पल्स ग्लोबल की वो कैसेटें आई कि भाई ये तो बिल्कुल ही मास्टर होती हैं। तो इसमें बड़ा चक्कर होता था कि यार प्रिंट कैसा था। इस पर दोस्तों से डिस्कशन होती थी, यार तुमने फलाना फिल्म देखी? यार मैंने तो उसको रोल प्रिंट में देखी, मज़ा नहीं है। मैंने उसको इस प्रिंट में देखी, बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब हमारे लिए कितनी बड़ी बात थी ये। आज देखें हम कहाँ पहुँचे हैं डिजिटल एज में। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताइए कि उस दौर में जो आपने बात की कि वीसीआर का दौर था, उस दौर में मुझे एक भी बात पड़ती है, बड़ा एक टिपिकल नेशनल का वीसीआर आया करता था, बिल्कुल डब्बे नुमा, और उसमें ऊपर से खड़क करके वो जो है ना वो निकला करती थी वो कैसेट की, और उसको दबाया करते थे। उसमें कोई ऑटोमेटेड मैकेनिज्म नहीं था, वो बिल्कुल बहुत ही मैनुअल वीसीआर था। और हेड क्लीनिंग का आपने जो जस्ट किया मैं उससे मुत्तफिक हूँ। मुझे ये बताइए कि आप उस दौर में चले जाइए थोड़ी देर जी के लिए, आप समझे कि आप उस दौर में हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा गाना उस दौर का याद आ रहा है, और प्लीज़ अगर कोई गाना याद आ रहा है तो कुछ चनाशार हो जाइए। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उस दौर में देखिए दो सिंगर्स बहुत मशहूर थे, इसलिए कि मुझे मुझे यूँ याद है कि गाड़ी में भी वही गाने चलते थे। उस दौर में ज़ाहिर है हम स्कूल बस में होते, तो उसमें स्कूल बसों में गाने का नहीं था सिलसिला। वो कॉलेज के दौर में आके नसीब हुआ था। जब स्कूल के दौर में वीसीआर पे चलने वाले गाने अमूमन उदित नारायण या कुमार सानू के होते थे। और कुमार सानू की अगर बात करते हैं, ये भी उसी तरह के सिंगर। आई डोंट थिंक कि ये उर्दू स्पीकिंग है, आई एम हिंदी स्पीकिंग थे ये भी। आई थिंक ही इज बंगाली इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल, लेकिन इनका हर गाना हिट था। मतलब ऐसा लगता था कि सिर्फ यही है सिंगर, अनटिल आई एम्ब्रेस्ड उदित नारायण लेटर ऑन। और इनकी अगर बात करें मूवीज की, तो आशिकी, मतलब हु कैन फॉरगेट आशिकी। मतलब हर गाना उसका वो हिट था। और उनके खास अंदाज था नाक से गाने का, और उनको कॉपी करने का बड़ा मजा आता था। और उसी आशिकी फिल्म का एक गाना है, दो लाइनें उसकी सुन लीजिए। नजर के सामने, जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास, कोई रहता है, वो हो तुम, नजर के सामने, जिगर के पास। ये उनका एक खास मुनफरिद अंदाज था गाने का, कुमार बहुत ही सानू का। खूबसूरत। अच्छा, ये गाने जो है ना, आपने ये बिल्कुल सही निशानदही की। ये गाने वो गाने थे जो कि मैं स्कूल बस से तारुफ हुआ था मेरा उनका। ये बात अब हो गई थी मेरे ख्याल से मिड टू लेट 90, मेरे ख्याल से 88 या 89 में ये गाने आए थे। जी और साहब, कराची का जो दौर है, मैं आपको कुछ इसमें यकीन दहानी वो यानी कि याद आपकी दोबारा ताज़ा करूँ इस मामले में। आप बस में वो गाना सुनते थे, आप बस से घर के स्टॉप पे उतर के जब तक घर जाते थे तो साथ में म्यूज़िक सेंटर आते थे, हाँ। और उनमें बड़े बड़े स्पीकर लगे होते थे बाहर। और म्यूज़िक सेंटर में
आप वो गाना सुनते हुए जाते थे, ये गाने, और लाउड म्यूजिक चल रही होती थी, बिल्कुल। तो वो गाने आपके अंदर ना कूट कूट के भर दिए जाते थे कि वो आपको पसंद करने ही करने होते थे। तो मुझे वो गाने, पहले तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी इतनी गर्मी में, कुमार सानू और वो इतनी हाई पिच, लो पिच और अजीब एक झनकार के साथ म्यूजिक। लेकिन फिर जब तक घर पहुंचता था ना, तो मैं गुनगुना रहा होता था। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये मुझे याददाश्त है। अच्छा, उस दौर में एक बात, जब हम आगे आए ना वीसीआर से, मुझे एक बात आती, अब ये दौर जो है ना दरअसल बदल रहा था। ये दौर आ गया था कि अब लोगों के पास अपने खुद वीसीआर आ गए थे। वीसीआर सस्ते हो गए थे, काफ़ी कंपनियों के वीसीआर आ गए थे, सोनी के, सैनियो के, नेशनल के, जेवीसी के, अकाई के। तो यानी कि बहुत सारे लोगों के पास हर रेंज में। अच्छा, एक वीसीआर होता था और एक चीज़ और होती थी, वो होती थी वीडियो प्लेयर, यानी कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जो होता था, उससे आप रिकॉर्ड कर सकते थे। हाँ। अगर आपके पास खाली टेप है या खाली कैसेट है, तो उससे आप रिकॉर्ड, एक वीडियो प्लेयर होता था छोटा सा होता था, पोर्टेबल, सिर्फ प्ले वो सिर्फ देखने के लिए, वो सिर्फ प्ले करने के लिए होता था। तो हमारे पास मुख्तलिफ दौर में वो दोनों रहे। तो वो एक क्योंकि वो वीसीआर के आप ऊपर रिलाई नहीं कर सकते थे, वो इतना मैकेनिकल होता था कि उसका ख़राब होना जो है ना, वो बिल्कुल सही था। उसकी वो हेड ख़राब होना, उसका वो टेप का फंस जाना उसके अंदर, बहुत ही, उसको आप खोल के देखते थे तो बॉडी इंट्रिकेट निज़ाम होता था। अच्छा, अब वीसीआर आ चुका था, अब लोगों के पास बहुत वैरायटी थी, मूवीज़ रिलीज़ होती थी, और अब सीन पे ना ये सॉन्ग्स जो डिलीवर हो रहे थे कुमार सानू से और उदित नारायण से, एसपी बाला से, अब सीन पे एक फ्रेश चेंज आई थी। वो चेंज आई थी आमिर खान, सलमान खान। ये वो दौर शुरू हुआ था जो कि एक एहसास दौर मैं कहूँगा, जो कि आज तक मेरे ख्याल से उसकी थोड़ी बहुत वो मौजूद है, किसी न किसी सूरत में वो मौजूद है। अब जारी बात है, वो लोग बहुत मैच्योर हो चुके हैं, मुख्तलिफ उनका काम बहुत बदल चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस दौर में उन लोगों ने सिनेमा को और सिनेमा से एसोसिएटेड म्यूज़िक को एक नई जला बख्शी थी। आपको क्या याद है उनकी म्यूज़िक के मुतालिक और उनकी फिल्मों के मुतालिक? बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इसका बड़ा ब्रॉड रेंज का मेरे जहन में आंसर आ रहा है, क्योंकि ये खानों का दौर था, शाहरुख, सलमान, आमिर खान, और सब डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स थे, डिफरेंट एवोल्यूशन इनकी। और अगर एक एक लाइन में अगर बात की जाए, तो शाहरुख खान की जो इमर्जेंस थी एक नेगेटिव रोल में, बाजीगर और डर में जो आया था, और उसके तमाम गाने जो कि उदित नारायण और कुमार सानू ने शेयर किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल बाजीगर मैं बाजीगर, ये था, हर जगह चल रहा है ये गाना इस तरह का। और डर में तू है मेरी किरण, और वो फिर लोगों का उसको कॉपी करना, क क क क क क किरण, ये उनकी इमरजेंसी। और आपके आमिर खान, सलमान खान दुबले पतले से होते थे, उनकी एक मज़ेदार मूवी है। देखिए, अपनी जगह ये दोनों हिट थे, जैसे पापा कहते हैं, क़यामत से क़यामत तक, ये ज़बरदस्त गाने आमिर खान के ऊपर पिक्चराइज किए गए थे। और सलमान खान अपनी जगह चल रहे थे, मैंने प्यार किया वारा, दोनों खूब उमंग पे जा रहे थे। फिर दोनों ने एक मज़ेदार फिल्म की थी साथ में मिलकर, जो हमारी ज़िंदगी पे बड़ा गहरा असर छोड़ गई। और आज तक मैं और मेरे दोस्त अक्सर इसकी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी डायलॉग को याद करके, हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, कोई ना कोई डायलॉग अंदाज अपना अपना का ज़रूर आता है। और अंदाज अपना अपना वाज लोडेड विद एसपी बाला सॉन्ग्स, दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, ये रात और ये दूरी। ये एसपी बाला का फनी सॉन्ग होगा, ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए चिकोले। अब कह ले आप बेतुका कहना चाहें कह लें, गाना सुनने में बड़ा मजा आता था, सीधी बात। और फिर आप इन्हीं शाहरुख और सलमान की बात कर रहे थे, तो कुमार सानू का जो है, सॉरी, उदित नारायण जो है, उदित नारायण को खास एजाज हासिल है, उन्होंने अपने जो इनिशियल गाने गए वो रफ़ी साहब के साथ गाए थे। 1980 में कोई फिल्म थी, 1920 नाम की एक फिल्म थी, उसमें उन्होंने गाया था, उनका स्टार्ट था। लेकिन जो उनकी एक्चुअल जिसे कहते हैं, जो उन्होंने पीक उठी थी, उनकी 88 में तकरीबन जाके हुई थी, क़यामत से क़यामत तक। ये पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ये बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन उदित नारायण की ओवरऑल जो थीम है उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि उदित नारायण की खास बात है, अगर आप एक हंसता मुस्कुराता सिंगर देखना चाहते हैं, आप उदित नारायण को देखें। एक तो वो मुस्कुरा रहे हैं, दूसरा अगर आप कभी मौका लगे तो उनका कोई गाना उठाइए, म्यूजिक के साथ वो नहीं गाते हैं, वो म्यूजिक से थोड़ा हट के या थोड़ा पहले या थोड़ा आगे रहते हैं। जैसे गाना है फलक तक चल साथ मेरे, हो जाए, तो चले इसका एग्जाम्पल दे देते हैं।
तो खास बात है, आप नोट कीजिए कि उदित नारायण अपने गाने में कितनी सांस का इस्तेमाल करते हैं, और सांस उठाना सांस गिराना, एज अपोज टू कुमार सानू जो कि नाक से बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये है फलक तक चल बाय उदित नारायण। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। इसमें आपने गौर करें कि साथ चल मेरे, इसमें हा सांस का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये है उदित नारायण। हाँ। और हंसना भी जरूरी है, हंसेंगे नहीं तो फिर सांस कहाँ से निकलेगी। बिल्कुल तो आपने सही बात की कि मुझे ऐसा लगता है ये जो गाने आपने अभी मुझसे बताया, खासतौर पे जो उदित नारायण का गाना था फलक चल जी साथ मेरे, जी जी इसमें जो एक इनका एक, अब इसको मैं किस तरह से वर्ड करूं, लेकिन मैं कहूँगा कि म्यूज़िक के अराउंड एक पर्सोना जो है ना वो जी। कितना अहम होता है। यस। कि इस गाने की जो एक फील आ रही है, फलक तक साथ चल मेरे, जी उसके अंदर जो उन्होंने सांस का इस्तेमाल किया है वो आपको लिटरली ये एहसास दिलाता है कि आप उठ रहे हैं, आप बिल्कुल उड़ रहे हैं, है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इनका अब यहाँ एक पे और। एक, जी जी बोलिए। बोलिए बोलिए, नहीं नहीं आप फरमाइए। इसमें जो है एक गाना जो है बेइंतहा जो मुझे पसंद था, और मेरे दोस्त को, क्योंकि वो ज़रूर मेरा प्रोग्राम देखता है, चांद छुपा बादल में। चांद छुपा बादल में भी उन्होंने सख्त किस्म की इसी तर्ज पे किया है, और बहुत ही रोमांटिक है। इसकी मैं दो लाइनें कर दूं वरना मैं भूल जाऊंगा। अच्छा चलिए। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना, गुमसुम सा है गुपचुप सा है, मदहोश है खामोश है, ये समा कुछ और है। हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के जाने जाना। ये वाह वाह, गाने में मजा आता है इसका। बेमिसाल। इस दौर की एक ख़ास बात जो मुझे लगती है, और मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि वो मीडिया का उसमें उठना इसमें एक बहुत अहम उसमें रोल रहा है, कि इसमें फीलिंग्स जो है ना वो लोगों ने एक्सप्लॉइट किए हैं, सिंगर्स ने एक्सप्लॉइट किए हैं, राइटर्स ने एक्सप्लॉइट किए हैं। काफ़ी सारे डिस्कशन उस ज़माने में होते थे कि म्यूज़िक पहले लिखी जाती थी इमोशनल जाविये को साथ में रखते हुए, सीन की डिमांड को साथ में रखते हुए, जी कि सीन कैसा है, ट्रेजेडी का सीन है, हैप्पी सीन है, उसकी म्यूज़िक पहले बना ली जाए, और लफ्ज़ उसमें बाद में फिट किए जाते थे, जी जी ताकि वो आपका फ्लो जो है ना वो, यानी कि जाहिर बात है पहले दौरों में गाने, पहले शायर शायरी करते थे, गाने लिखे जाते थे, फिर वो म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाते थे, वो उसको हर तरह से हर सांचे में ढाल के म्यूज़िक एक निकालता था प्रोडक्ट। वो एक अलग दौर था। देखिए ये भी एक अलग साइंस, जबरदस्त साइंस है, क्योंकि अगर आप नोट करें कि बाज सिंगर्स जो है वो बाज एक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली रखे भी जाते थे। जैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम अक्सर अपने सलमान खान के लिए रखे जाते थे बहुत सारे गानों में, इफ यू रिकॉल इट। क्योंकि बिल्कुल। ये भी पूरी साइंस है, और एक सिंगर को समझना। ये रफ़ी साहब के बारे में बहुत मशहूर थी ये बात, कि वो पहले अपने सिंगर्स को देखते थे कि किसके लिए वो क्या नाम था, जॉनी क्या नाम था, एक सिंगर हुआ करता था जो, जिसमें चंपी वाला कोई गाना था, सर जो तेरा जॉनी चक्कर वाला, वॉकर। जॉनी वॉकर, उसके लिए किस अंदाज में गाना है, और राजेश खन्ना के लिए किस अंदाज में गाना है। मतलब सिंगर्स की जो फील्ड है, ये लोग बड़े स्पेशलिस्ट थे इस मामले में, कि किसके लिए किस बिल्कुल, तरीके से गाना है। ये बिल्कुल एक साइंस बन गई है मेरे ख्याल से, और इसका इर्तिका हुआ है इन दौरों में। अच्छा, इस दौर में दो फिल्में ऐसी हैं, मैं आपको शायद याद कराना चाहूँगा, जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही। जी एक तो फिल्म जो थी वो, चूँकि मेरा ये 9th मैट्रिक का दौर था, लेट 90s, सॉरी अर्ली 90s का, 1992 1993, जी जी तो इसमें जारी बात है काफ़ी अकल आ चुकी होती है, हार्मोन्स भी जो हैं वो ठाठे मार रहे होते हैं। तो उसमें जो है एक वो मूवी आई थी, जो जीता वही सिकंदर, ओह आमिर खान की। ओह और उसमें मैं आपसे एक गाने की फरमाइश यहाँ पे करना चाहूँगा, उदित नारायण का जो गाना था जो बहुत मशहूर हुआ था। और फिर उसी निस्बत से ज़रा आगे चल के
एक मूवी आई थी सलमान खान की, संजय लीला भंसाली ने बनाई थी ऐश्वर्या राय के साथ। क्या नाम था उसका, ज़रा सोचिए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस मूवी का। अरे यही इसी का तो गाना था, चांद छुपा बादल में। क्या नाम था मूवी का? अरे भाई, इस फिल्म का नाम है, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, निमोड़ा निमोड़ा भी इसी फिल्म का गाना था। हम दिल चे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ज़रा बैक आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं उस मूवी की, जो आमिर खान की मूवी थी, जो जीता वही सिकंदर। उसका एक गाना है, प्लीज़। और एक गाना मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद उसको समझिए, सोचिए और शुरू हो जाइए। मैं बता देता हूँ कौन सा गाना है। उस फिल्म का अगर नाम लें तो उस गाने के बगैर वो फिल्म कंप्लीट ही नहीं हो सकती, और वो है पहला नशा पहला खुमार। हर बिल्कुल। हर स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट लाइफ के बेस्ट गाना, हर बंदे का, हर बंदी के फेवरेट गाना, और जिसको और अमजद मोहब्बत मियां, उसके कितने रिमिक्सेस कितने बने उसके, आप देखिए। बिल्कुल और यार, आज भी वो फ्रेश है गाना। आज भी फ्रेश है। मेरी बेटी साहिबा जो है वो पियानो पे आजकल इसके वो प्रैक्टिस भी कर रही है जबरदस्त तरीके से, उनको भी पसंद आ गया। और यार ये गाना जो है ना यार, ओह कहाँ ले जाता है यार, किन वादियों में ले जाता है। ये मैं जरूर बोलूंगा, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा कि जिस जिसको, आपने हॉर्मोन्स की बात की थी, जिस जिसको मोहब्बत हुई है ना उसकी जिंदगी में इस गाने की सिग्निफिकेंस बहुत ऊपर थी। पहला नशा पहला खुमार। बिल्कुल। तो हो जाए। चलिए, हो जाइए। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। वाह, तो ये है मज़ा पहला आ नशा। गया अमजद मियां। ये मैं कहता हूँ, इस गाने ने इस फिल्म को, वो कहते हैं ना कि उस जमाने में कुछ फिल्में ऐसी होती थी जो एक गाना चिपक जाए तो ओह, फिल्म हिट हो जाया करती थी। फिल्म बिल्कुल। की स्टोरी कोई इतनी अहम नहीं थी, कॉलेज ठीक थी लाइफ और यार, ये सब ठीक कुछ कॉलेज बहुत लाइफ। ही फॉर्मूलर। लेकिन ये गाना और फिर उसके सराउंडिंग कैरेक्टर, फिर एक्टिंग भी उसमें बड़ी अच्छी थी आमिर खान की। बहुत तो अच्छी। अच्छा, आगे चलते हैं। बात हो रही थी हम दिल दे चुके सनम। जी, हम दिल जी। बहुत हिट गाने थे इसके। मैं चाहूँगा कि आप इसके कुछ गाने जो मुझे याद है, क्योंकि मुझे, अच्छा, इस फिल्म के अंदर मुझे क्या अच्छी बात लगी अमजद मियां, बताइए। ये फिल्म एक ट्रांजिशन फिल्म थी। देखिए, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एहसास होती हैं। जी, रंगीला एहसास क्यों थी? वो रंगीला एहसास मूवी इस तरह थी कि उसके अंदर ए आर रहमान का एक डिस्को टाइप म्यूजिक आया मेन स्ट्रीम सिनेमा में। बिल्कुल आप देखें, लोग लोग आशिकी मूवी का एक मेन स्ट्रीम म्यूजिक था जिसमें झनकार थी। बिल्कुल। उसके बाद ए आर रहमान ने उस झनकार म्यूजिक नुमा को एक ट्रेडिशन में ले आए, और कितने हिट हुए उसके सॉन्ग। हम लोग ओहो, सुन के पागल हो गए थे कि यार बिल्कुल। ये गाने ऐसे मेन स्ट्रीम मूवीज में, ये तो डिस्को सॉन्ग्स हैं, ये तो पॉप सॉन्ग्स हैं। तो बिल्कुल। वो इन एहसास म्यूजिक थी। इनोवेटिव थे, ये सारे इनोवेटिव सॉन्ग थे बहुत काफी। कुछ उसमें डायलॉग नुमा सॉन्ग थे कि वो हम कलामी हो रही है, कुछ डायलॉगिंग हो रही है, कुछ उसके बीच अंदर बीच में। टपोरी टाइप सॉन्ग्स थे। तो वो बहुत ही यूनिक मूवी थी। हम दिल दे चुके सनम क्यों यूनिक मूवी थी? इसके अंदर आई थिंक बैक टू द कल्चरल वैल्यूज। अगर आप उसके सेट्स देखें, एक्सट्रावेगेंट सेट्स, ओह यस। फानूस लटके हुए हैं, और एक बिल्कुल। ट्रेडिशनल डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर खाने हो रहे हैं, 50 किस्म के फैमिली कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, हर एक की एक अपनी पॉलिटिक्स है, हर एक की अपनी एक अदायगी है डायलॉग की, और उसके अंदर जो है वो एक स्टोरी जो है वो पनप रही है। तो उस फिल्म का गाना, आपने फलक तक का तो जिक्र कर दिया, एक गाना मैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़। इसमें फलक नहीं था, इसमें था वो वाला चांद छुपा बादल में, मेरे ख्याल था इसमें। और दूसरा जिसका जो हाईलाइटिंग सॉन्ग था वो आंखों तड़प आंखों तड़प के। तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही, और आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आंखों की गुस्ताखियां, ये अगर है आप ना? इसके कुछ चंद अशार ऐसे बिल्कुल। गुनगुना सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल गुनगुना सकते हैं, क्यों नहीं, ऐसे कोई मसला नहीं है। ये कुमार कुमार सानू मोड में आने के लिए नाक को इंसान को शार्प करने पड़ता है, उसके बाद आते हैं इंसान। रेडी? आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, आंखों की ला 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 ला। गुस्ताखियां माफ हो, इजा हो, आंखों की
गुस्ताखियां माफ हो। आँखों की शर्मो हया माफ हो। एक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबां, तुमसे वो ये कहती है, शर्मो हया माफ हो। बात आ रही है अब लेट 90s की। लेट 90s के आपको कौन से गाने याद हैं जो कि आप एसोसिएट करते हैं अपने लड़कपन के साथ और मैं कहूँगा शुरू की जवानी के दिनों के साथ? ओके, लेट 90s ओवरऑल मैं अम्ब्रेला कहूंगा, और अगेन डोमिनेटिंग सिंगर्स आर द टू ग्रेट, कुमार सानू एंड उदित नारायण। एक फिल्म मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, 1942 लव स्टोरी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे। अब आपको बोर कर दूंगा, लेकिन ये बस एक रिफ्लेक्शन है इस तरह का। नहीं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। जी जी। ये गाना मेरे ख्याल से एक डेफिनेशन बन गया था, यस। जिसके अंदर जो एक उन्होंने एक एक पिक्चर खींची है ना कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो उस जमाने में मेरे ख्याल से हर कोई लड़का उसी लड़की की तलाश में ऐसी लड़की देखना चाहता था कि जो शायर का ख्वाब हो, जो तो जब आप वो मेरे जो है वो मुझे याद है ये बसों में तो सॉन्ग चलता ही था। पता नहीं एक यूनिवर्सल सी फील होती थी उस जमाने में सॉन्ग्स की, कंडक्टर से लेकर बस ड्राइवर से लेकर यानी कि कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर मेरे वाले साहब तक वो एंजॉय करते थे। तो ये मैं समझता हूँ एक वेरी ब्रॉड रीच थी ऑडियंस की, रिगार्डलेस ऑफ द क्लास, क्रीड, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, रीच बहुत थी उन सॉन्ग्स की। Absolutely. तो ये गाना जब भी मैं भी सोचता हूँ ना तो वो आपके माइंड में एक आइडियल खाका होता है कि यार वाकई में एक लड़की मेरे ज़माने में कॉलेज में ऐसी थी जिसको मैं देखता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो शायर का ख्वाब है, जैसे कि वो एक किरण है। तो ये मुझे इस गाना ये याद कराता है। ये दौर एक तरह से और भी मुनफरिद था जब मिड टू लेट 90s में डिश एंटेना आ गया था। अब वीसीआर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। ये दौर था डिश एंटेना का, और डिश एंटेना जब आया तो हर गली में, हर मोहल्ले में एक वायरस की तरह फैला। यानी कि झुग्गियाँ जो होती थी कराची की कच्ची आबादियों पे, उनकी छतों पे डिश एंटेना होता था और टैंकी होती थी पानी की। अगर आप ऊपर से आए तो वो नीली टैंकी पानी की और डिश एंटेना। तो वो एक फ्यूजन काम शुरू हो चुका था। इंडिया के चैनल आ रहे थे, पाकिस्तान के इतने चैनल नहीं थे उस वक्त सेटेलाइट पे। इंडिया के चैनल एक क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी में, डिश की क्वालिटी में हमको देखने का मौका मिला। MTV देखने का मौका मिला। इंडिया वालों को जो है वो MTV पे काफ़ी एंट्रेंस मिली थी अपना कंटेंट प्रमोट करने की। तो उस ज़माने में काफ़ी सॉन्ग्स जो हैं जो उनके मेन स्ट्रीम सिनेमास के थे, उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल गया था एशिया में। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडल ईस्ट, ये तमाम बेल्ट ना एक यूनिफाई हो गई थी। काम हो रहा था, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे तो हर जगह काम हो रहा था, लेकिन विद द सैटेलाइट एवरीथिंग वाज ऑन वन बिग प्लेटफॉर्म। जो मूवीज में हो रहा है हर एक को फौरन पता चल जाता है ये मूवी रिलीज हुई है। ये आपने बहुत उसमें फिर आपको बहुत जबरदस्त आपने इस दौर की निशानदेही की है। इसमें मैं आपको, हालांकि हमारे वालिद साहब बेहतरीन सिंगर हैं, हर किस्म के गाने गाते थे, लेकिन डिश एंटीना को लेके उन्होंने हमारे यहाँ कह दी थी कि शैतान है, ये हमारी छत पे नहीं आएगा। तो हम लोगों को डिश एंटीना नहीं मिला था, लेकिन अच्छा इसका एक तरीका था तार से। वालिद साहब मेरे भी बड़े, नहीं तार तो नहीं, मैंने उसको जब मैंने कहा कि मेरा मैट्रिक ख़त्म हुआ था शायद और कॉलेज शुरू हो रहा था, तो पढ़ाई की निस्बत से अब्बू ने कहा था कि नहीं डिश एंटीना नहीं होना चाहिए। खुद उनका भी दिल बहुत करता था, वो दिल मारते थे। मैंने कहा लेकिन अब्बू उसके ऊपर नेशनल ज्योग्राफिक आता है। बात तो सही है इस बच्चे की, नेशनल ज्योग्राफिक पे तो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, वो नेशनल ज्योग्राफिक तो साइट पे हो गया और उसके ऊपर फिर स्टार प्लस और MTV और
पता नहीं क्या क्या इस चलता इस था। मामले में आप मेरे भाई में, क्योंकि मैंने भी ये गेम खेली थी, लेकिन मैंने क्रिकेट के नाम पे खेली थी। अबू स्काई स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ईएसपीएन था मेरा ख्याल है वो। मैंने कहा यार हमें क्रिकेट नसीब नहीं हो रही, हमारे दोस्त जो है फलाना फलाना बैठ के मैच देख रहे हैं। अच्छा, और हमारे मोहल्ले में हर बंदे के पास डिश एंटीना लग गया था। एक मेरे दोस्त था सामने रहे, फैसल और खुरम, दो भाई रहते थे, उनके घर पे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते थे हम लोग। तो यार दरवाजा खुला आज तक मुझे याद है जब नया नया डिश लगा था उनके यहाँ, स्ट्रिंग्स का गाना चल रहा था, सर की ये पहाड़, उनके पास वो एमटीवी ओह। पे। वो मुझे आज तक मुझे विजन याद है, वो इतना शोर छलांग, मेरे पास डिश लगा हुआ है, और मैं सर की ये पहाड़ का, मुझे वो विजन आज तक मेरे जहन में रह गई कि यार क्या जबरदस्त चीज है डिश एंटीना। साहब आप अगर आप याद कीजिए उस दौर को, मिड टू हाँ लेट 90s जी में पूरे कराची में सुजुकियां घूम रही होती थी बड़ी बड़ी डिशें लेकर, फाइबर, वो क्या जी वो जी था, जी फाइबर कास्ट के डिश। फाइबर, अच्छा, जी डिश जी होता था पहले, अगर आप देखें ना, वो पीर पगाड़ा के घर पे जो डिश लगी हुई थी वो जाली की बनी हुई थी, नेट की। तो हमारे माइंड में था यार डिश एंटेना वो होता है, तो ये फाइबर कास्ट की डिशें थी। और साथ में आगे उसका एक छोटा सा लगता था पॉइंट, एक LNB कहते थे उसे, पता नहीं क्या एब्रीविएशन LNB लगता है यार, LNB मेन चीज़ है। तो बहरहाल वो उससे मेरी काफ़ी लर्निंग रही डिश से, और मेरे ख्याल से एक यूनिक ब्रॉड इंटरनेशनल और लोकल और रीजनल प्लेटफॉर्म डिश एंटेना ने दिया। फिर अब हम अगली टॉक में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि इंटरनेट ने किस हाँ तरह हाँ से ठीक है, अर्ली 2000 और 2000 से अब तक के दौर को क्या क्या तकवीत किया, पहुंचाई। बहुत अच्छा आइडिया, इस सुपर आइडिया। ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ बात हुई आज, बहुत ही खूबसूरत वैसे बात इसमें हुई, मैं मज़ा आ गया। दो तीन बातें और ऐड करना चाह रहा था इंडिया, इसी पुराने दौर प्लीज। के बारे में। तो अगर आप चाहे तो जरूर डालिएगा इंडियन सिनेमा 80s, और तो इंडियन सिनेमा 80s और 90s की अगर बात करते हैं तो एक कॉमन थीम आपको मिलेगी जो आप रिकरेंटली देखेंगे, और चूंकि आज मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप बहुत इंजॉय करेंगे इस बात को। आपने एक फिल्म देखी होगी काफी 1970 लेट 70s की थी, गोलमाल, अमोल पालेकर की सुपर हिट फिल्म थी, और उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। अब वो फिल्म मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ था बचपन में, स्कूल के दौर में, और बहुत मजेदार फिल्म जिसे कहते हैं। उस थीम को लेके इंडियन इंडस्ट्री में इतनी फिल्में बनी है जिसमें उन्होंने डबल रोल से डबल रोटी याद आ गई, डबल रोल रखा, जिसमें पहले तो कुछ ऐसा था कि शक्लें मिलती थी, फिर ऐसा हुआ कि एक को चोट लगती, दूसरे को चोट लगती थी, एक का खून निकलता था। तो ये एक बड़ा कॉमन थीम थी जो कि इंडियन में कई फिल्मों में, सीता गीता, राम और श्याम, गोपी किशन और पता नहीं क्या क्या, ये एक ट्रिगर्ड थी। और ये सबसे मजेदार बात थी कि लोग एंजॉय करते थे इस बात को कि एक जुड़वा पिट रहा है तो दूसरा जुड़वा भी पिट रहा है साथ में। उसको दर्द हो रहा है। क्या साइंस है यार, सोचे। एक ये आइटम था, और एक था कि लड़ाई की थीम से अमिताभ की बात करें या शशि कपूर, ऋषि कपूर वाले की बात करें, हीरो का वीक स्पॉट क्या था? अगर विलन आपको कितना भी कूट ले, अगर विलन ने आपको घूसा मारा और आपके होंठ के साथ खून निकल गया, और यूं करके हीरो का खून को देखना, उसके बाद समझ लें कि खैर नहीं है। ये भी एक रिकरेंट थीम थी, जरूर होता था ये। तो हम कहते थे वीक स्पॉट है यहाँ पे ना, किसी हीरो को कहीं भी मारो, होंठ पे नहीं मारना, क्योंकि खून निकला तो आपका खून जो है वो निकल जाएगा बेसिकली। और एक बात ये थी कि जब भी लड़ाई का सीन होता था तो मर्द का बच्चा सामने, अरे भाई मैं मर्द का भी बच्चा हूँ, मैं औरत का भी बच्चा हूँ। अरे हमें जब होता था, मैं और मेरी बहन खूब हंसते थे, मर्द का बच्चा, अरे भाई मर्द औरत दोनों के बच्चे। तो और एक ये था कि हाँ जेल, ये अदालत मुलजिम फलां फलां को दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है या सजाए बामुशक्कत देती है। अब जो होती थी उसमें खास बात होती थी चक्की पीसना। यार मुझे हमेशा जहन में आता है ये सवाल, ये चक्की पीसना इज इट अ मैंडेटरी थिंग, ये होता है कि नहीं होता? ये मेरे जहन में आज तक ये सवाल है कि चक्की पीसती थी या पीसी जाती थी। इसके बारे में मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ कि क्या हुआ था जिंदगी उस दौरान। तो मैंने कि 80s 90s की कुछ बातें मैंने कि इस चीज को जो है रिमाइंड किया है जबरदस्त तरीके से। नहीं, ये आई थिंक देयर वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग। इसको हम इसके ऊपर ज़रूर तहकीक करेंगे और इसको हम फिर अगले एपिसोड में हम पाइल अप करेंगे। जरूर इसको यहाँ रोकते हैं, यहाँ रोक लेते हैं। चलें जी, ओके, खुदा हाफिज।